तो ये भाग 2 है हमारे बाद आपकी हमारी एपिसोड 8 का। तो पहला एपिसोड जो था वो हमने लाइव डाला था, मतलब लाइव करने का कोशिश किया था, जिसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। 29 नवंबर का मुहूर्त हमारे लिए थोड़ा ठीक नहीं था लाइव के लिए, तो इसीलिए हमने रिकॉर्ड करके आपको लाइब्रेरी डे के बारे में वीडियो दिखा दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो वीडियो देख लिया है। आज हमने ये लैब डे का वीडियो डाल तो दिया है 30 तारीख को, लेकिन आप चाहें तो इस वीडियो को अभी लगातार भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इसको 2 तारीख के बाद भी देख सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। और आप चाहें तो ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि लैब डे की तैयारी करने वाले लोग अलग हैं, क्योंकि लाइब्रेरी डे की तैयारी करने वाले अलग हैं, और आप चाहें तो अलग अलग टीम बना सकते हैं। लेकिन हमने आपको ये ऑप्शन इसलिए दिया है कि जो ये पार्ट 2 है ये लैब डे 9 दिसंबर को समर्पित है। कई लोग पूछ रहे थे कि लैब डे 9 दिसंबर को क्यों मनाया जा रहा है, क्या किसी बड़े आदमी का जन्मदिन है या कोई विशेष चीज़ है या वो है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 9 दिसंबर को कोई ना कोई साइंटिस्ट जरूर पैदा हुए होंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि पहली बार एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि 9 दिसंबर के दिन सभी प्रिंसिपल्स, पूरा स्टाफ अपने स्कूल की लैब को सही सलामत, सही अच्छे से धोने, उसको अच्छे से यूज़ करने, उसके सामान को बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करने जैसी कार्रवाइयाँ करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आइडिया सबके समझ में आ चुका है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा, जैसा कि हम हर एपिसोड में करते हैं, जिन लोगों ने अपने यहाँ लैब को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और मैं यही कहूँगा कि वो स्टार लेक्चरर हैं या वो स्टार लैब असिस्टेंट हैं। और आपको एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, जिस वीडियो को बनाने के लिए कुछ स्कूल्स ने हमारी बहुत अच्छी मदद की है और मुझे गर्व है ये कहने में कि इन स्कूल्स के अंदर जो लेबोरेटरी है, जो हमारी साइंस लेबोरेटरी है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और उन्होंने अपना वीडियो हमें भेजा और हमने उन स्कूलों के वीडियो को स्टिच करके एक कंपाइल्ड वीडियो तैयार किया है। और ये वीडियो देखकर आपको केवल ये ही जताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बूंदी के सुवासा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने, पीलीबंगा के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने और शहीद आलोक माथुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोटवाड़ा ने और मानसरोवर के महात्मा गांधी ने अपने आप को मेंटेन किया है, अपनी लैब को मेंटेन किया है, आप लोग भी मेंटेन कर सकते हैं। जरूरत केवल ध्यान देने की ही थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एक दिवस मनाने के पीछे मकसद है, मिशन मोड में वो किया जाए, जिसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे। 2 दिसंबर को लाइब्रेरी डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आप लाइब्रेरी पे फोकस नहीं कर रहे थे, हम फोकस लेके आए हैं कि लाइब्रेरी पे आप फोकस करिए, क्योंकि ये पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरह से लाइब्रेरी के साथ साथ लैब भी, साइंस की लैब हो या जियोग्राफी की लैब हो या एग्रीकल्चर की लैब हो या फिर साइंस में भी अलग अलग कंपोनेंट वाइज अगर मैं बात करूं कि भाई बायोलॉजी की है कि केमिस्ट्री की है कि फिजिक्स की है, सभी प्रकार की लैब्स को बच्चों के लिए हमें जारी करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली जब तक बच्चे चीज़ों को होते हुए नहीं देखेंगे, अपने हाथों से उनको करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक नॉलेज जरूरी है। तो इसीलिए आइए आज सीखने सिखाने की दुनिया में लैब की वैल्यू को समझें। तो आज का पूरा एपिसोड जो ये सेकंड पार्ट है, ये समर्पित है लैब डे 9 दिसंबर। तो राजस्थान के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनसे जुड़ा हुआ स्टाफ इस एपिसोड को जरूर देख रहा होगा। हमारे डाइट के प्रिंसिपल और उनका स्टाफ भी देख रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी निरीक्षण करने जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि एक अच्छी लैब को मेंटेन करने पर पूरी चर्चा आज की जाएगी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम वो कंपाइल्ड वीडियो जो है चलाएँ, जिसमें हमने अभी मैंने जिन स्कूल्स का नाम लिया है उनके लैब्स के वीडियोस उसमें शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके आसपास के स्कूलों में इतनी अच्छी लैब मेंटेन है और आप भी फ्यूचर में अच्छी लैब मेंटेन करने के लिए इसके हिसाब से चलें। लेकिन 9 दिसंबर के दिन आपको वो लैब जरूर अपनी साफ सुथरी बनानी है। फर्दर इंप्रूवमेंट्स के लिए आप थोड़ा समय और ले सकते हैं।
विश्वास नहीं हुआ होगा कि ये सरकारी स्कूल है, लेकिन विश्वास मानिए ये वीडियो उन्हीं ने शूट करके भेजे हैं जो आपके साथ के अधिकारी हैं, आपके साथ के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या लैब असिस्टेंट हैं। और एक स्कूल में मुझे स्वयं जाने का मौका मिला था, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक चैलेंज दे दिया था वहाँ के स्टाफ को कि क्या आपकी लैब अच्छी है। ये क्वेश्चन मैंने बड़े डरते डरते पूछा था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसका आंसर बड़ा नकारात्मक आएगा, वो लोग डर जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा जवाब मिला ये कहते हुए कि सर आइए हमारी लैब देख लीजिए। और यही कारण है कि उस स्कूल को हम लोगों ने शामिल किया है। तो मैं सबसे पहले मेरे साथ वहाँ की जो लैब असिस्टेंट हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और मैं उनके बारे में आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इनका नाम है मंजू। और मंजू जो है वो हमारे जयपुर में स्थित जो हमारे शहीद मेजर आलोक माथुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लैब असिस्टेंट के पद पर हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लैब है इसको मेंटेन करने में इनको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और फिर इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए प्रिंसिपल से इनको किस प्रकार का सहयोग मिलता है, और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या प्रयास करते हैं। सभी को सादर नमन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। मैं बताना चाहूँगी कि मैं खुद केमिस्ट्री से एमएससी हूँ, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और सब्जेक्ट पे जो पकड़ भी बहुत अच्छी है। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ, जब लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए हम बुलाते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है लैब में, उनके बारे में बहुत अच्छे से बताती हूँ। और जैसे कि लैब वो जगह होती है जहाँ पे बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं उनको स्वयं करके सीखते हैं। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि बच्चों के जितने भी सवाल है, बच्चों की जो भी क्वेरीज है, मैं उनको बहुत अच्छे से उन्हें समझा सकूं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल टाइम में बच्चों के साथ रहती हूं और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको उन्हें अच्छे से समझाती हूँ, क्या हो रहा है, कौन सा प्रयोग वो कर रहे हैं, उसके बारे में पहले विस्तार से समझाती हूँ। उसके बाद जब बच्चे कर रहे होते हैं काम तो उन्हें बीच बीच में उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मेरे क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और उन चीज़ों को जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि व्याख्याता कक्षाओं में पढ़ाते हैं, लेकिन उनको बच्चे चूँकि जो चीज़ें क्लास में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन में जो चीज़ें पढ़ते हैं, मोस्टली वही वो प्रैक्टिकल वर्क लैब में करके सीखते हैं। तो जैसे क्लास में लेक्चरर्स के पास टाइम लिमिट की भी दिक्कत होती है और भी कई, तो मैं उन बच्चों को वही चीज़ें जो प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, उनको जो समस्याएं आती है वो उन्हें बताती हूँ, तो ताकि बच्चों को थ्योरी वाला पोर्शन भी उनका रिवाइज हो सके और प्रैक्टिकल में भी वो आराम से कर सके, सीख सके। हर जो प्रयोग जो करते हैं उसके सभी पहलुओं पे वो बिल्कुल ध्यान से सब चीज़ों के बारे में सीख सके। और जैसे कि सर ने भी बताया, कई सारी समस्याएं भी आती है, जैसे हमारे पास क्लासरूम की शॉर्टेज है, तो हमारे बच्चों की क्लास हमारी लैब में ही होती है, तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि हम सारे केमिकल्स बाहर शेल्फ पे रख नहीं सकते, तो जैसे उनका प्रैक्टिकल करना होता है तो मैं वो व्यवस्थाएं कर लेती हूँ और उसके बाद बच्चों का आराम से प्रयोग हो जाता है, इस टाइप की कोई समस्याएं नहीं आती। और मैं बच्चों को साथ में मोटिवेट करती हूँ, बच्चों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताती हूँ। और जैसे कि कई बार बहुत अच्छा लगता है, जैसे पुराने बच्चे आते हैं, वो बताते हैं, या फिर क्लास के बच्चे बताते हैं कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, आगे हमें ये करना है, मैम हम आगे क्या चीज़ पढ़ें, कैसे करें, वो सब चीज़ मैं बच्चों के साथ बहुत आराम से डिस्कस करती हूँ। बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो चीज़ मुझे भी बहुत खुशी देती है। इवन मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि जैसे हमारे व्याख्याता हैं, वो अगर किसी ड्यूटी पे है या किसी टाइप की छुट्टी पे है, तो मैं उन बच्चों की क्लास लूँ, उन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करने में भी उनकी हेल्प करूं, उनकी कोई समस्या है उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ये देख लिया होगा कि अगर जज्बा है तो लैब असिस्टेंट अपने रोल से बाहर निकल के एक लेक्चरर की भूमिका, एक टीचर की भूमिका, एक मेंटर की भूमिका भी निभा सकते हैं। और यदि इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर आप भले कितने भी बड़े पद पे हों, इसकी दुनिया के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, आपके खुद के लिए एक वैल्यू हो सकती है, फाइनेंशियली आपको उससे इनकम आ सकती है। तो कृपया करके देखिए कितने मोटिवेटेड लोग हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं, और बोलने के ढंग से या बात करने के जज्बे से पता लग जाता है कि इंसान इन्वॉल्व है या नहीं।
तो मैं चाहता हूं कि आप जब इस एपिसोड को देख रहे हैं और इनकी बात को सुन रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इस तरह के लैब असिस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है ऐसे लैब असिस्टेंट के बारे में जब मैं पता करता हूँ कि जिन्होंने सालों से अपनी लैब को संभाला ही नहीं, और प्रिंसिपल साहब या जो साइंस के लेक्चरर हैं वो उनको इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग जब एक दूसरे को इस गलत तरीके से फैसिलिटेट करते हैं तो ये मानवता तो कतई नहीं है। एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए चीजें प्रशस्त करनी चाहिए, आसान बनानी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों की कॉस्ट पे नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की पढ़ाई की कॉस्ट पे ये काम नहीं किया जा सकता। आप अपनी अच्छाई आप अपने घर में दिखाइए, आप अपनी चैरिटी अपने घर पे दिखाइए। आपको सरकार के नियमों के अनुरूप जो पढ़ाई कराने का माहौल बनाना चाहिए वो आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपकी जिम्मेदारी है और रहेगी, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स और लैब असिस्टेंट जब मेरी बात सुन रहे होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार आपका कमिटमेंट होना चाहिए। और ये मतलब नहीं है कि क्लास में 2 बच्चों को समझ में आया, 4 को समझ में नहीं आया। आपको ये चिंता होनी चाहिए कि मेरी लैब में जिन बच्चों को लाया गया है इनको कम से कम अगर हाथ से करने का मौका नहीं मिल रहा है तो कम से कम इनको देखने का मौका मिले। ये नहीं है कि उनमें से 10 बच्चे बाहर इंटरेस्टेड नहीं है तो लैब में एंटर ही नहीं कर रहे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फर्क पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सबके लिए किसी को फर्क पड़ा और उसने हमें टोका तो हम जीवन में कुछ कर गए। इसीलिए ये टोका टाकी होना बहुत पॉजिटिव होती है कि भाई आइए आइए, सीखिए, करिए, देखिए। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं समझता हूँ कि आपने अभी जो सुना है उससे आप प्रेरित होंगे। अभी जो मैं आपको दूसरे स्कूल लेक्चरर से मिलवाना चाहता हूँ वो है लक्ष्मण सिंह जी, जो कि महात्मा गांधी स्कूल मानसरोवर से हैं। इनका जो रिजल्ट है वो 90% से ज़्यादा रहता है पिछले 3 साल से। आप देखिए कि जब गर्मी की छुट्टियां थी और बहुत सारे लोग तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, इन्होंने उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास ली। इसके अलावा इन्होंने कहा है मुझे कि सर 3 साल से ही नहीं, मैं तो पिछले 12 साल से मेरा रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो मैं ऐसे लेक्चरर्स को मेरी तरफ से साधुवाद करता हूँ जो वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग से भी क्लास लगाते हैं, जो गर्मी की छुट्टियों में भी क्लास लगाते हैं। कहने का मतलब है कि ये वही वाले लेक्चरर है जिनके लिए मैं कहा करता हूँ कि जो माहौल ख़राब करते हैं, और हमारे पास ऐसे लेक्चरर्स बहुत कम हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, बेसिकली जो राजस्थान के शिक्षा विभाग का माहौल बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लक्ष्मण सिंह जी भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या चीज़ इनको प्रेरित करती है साइंस के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए। थैंक्स सर, सभी को गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा विभाग और हमारे शासन सचिव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जो लेब की दशा और दशा सुधारने का जो काम किया है, इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेकंड थिंग मैं बात करना चाहूँगा, मेरा वे ऑफ जो टीचिंग है एक शुरू से ही उसका मेरे को एक्सपीरियंस इसलिए सर क्योंकि मैं गवर्नमेंट विभाग में आने से पहले 7 ईयर तक मैं एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री प्राइवेट स्कूल में काम किया था मैंने। जब मैं इस विभाग में मैंने 2012 में मैंने ज्वाइन किया तो मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है मेरी, और लैब के अंदर जो मॉडल्स हैं उनके द्वारा मैं बच्चों को साइंटिफिकली तरीके से उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, और इसी का रिजल्ट है सर। मैं सर माफ़ी चाहूँगा, मैं एज ए वहाँ सीनियर टीचर हूँ, लेक्चर नहीं हूँ सर। इसी का रिजल्ट ये है सर कि लास्ट ईयर अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक एग्ज़ाम करवाता है STSC, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज एग्ज़ाम। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 27 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनमें 8 बच्चे मेरे स्कूल से थे सर, और बच्चे 8 नहीं थे। फर्स्ट पोजीशन 97.22%, सेकंड पोजीशन सर मेरी बच्ची थी 95.96, और थर्ड जो रैंक आप ताजुब करेंगे सर मेरी स्वयं की बेटी थी जिसके 93% आए थे। STSC में टोटल 20 रैंक में ऑल ओवर राजस्थान में 8 बच्चे MGGS मानसरोवर से थे। तो मेरे साथी ने कहा कि लक्ष्मण, जिस तरह आप पढ़ाते हो साइंटिफिकली बच्चों को मॉडल के द्वारा और एक्टिविटी बेस्ड अगर पढ़ाते हो तो क्यों न अपने 8th क्लास के जो बच्चे हैं सर उन बच्चों को NMMS के एग्जाम में बेटर बच्चों को निकालें। तो सर आपको खुशी होगी इस बात की कि मेरे एक शिक्षक साथी हैं, लैब असिस्टेंट हैं, उनको मैंने कहा कि सर उसमें एक पेपर होता है मेंटल एबिलिटी का। तो मेरे शिक्षक साथी को मैंने जब कहा तो बोला लक्ष्मण मेंटल एबिलिटी का पूरा पोर्शन मैं देखूंगा। उसमें 180 के आसपास क्वेश्चन आते हैं NMMS में, और लास्ट ईयर सर एक बच्ची सिलेक्ट हो पाई, और आपको मैं यहाँ
बता के जा रहा हूँ आज की 15 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए थे, उसमें 12 बच्चे एनिमल्स में सेलेक्ट होंगे सर। बहुत अच्छा। और उसी की वजह से मैं जब भी पढ़ाता हूँ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं मॉडल मेरे साथ रखता हूँ। मैं पहले जो रूरल एरियाज में था तो वहाँ भी मैं मॉडल्स मेरे, क्योंकि मैं एक्चुअल में एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो जाने की वजह से मैं प्रैक्टिकल्स जो हैं वो रिलेटेड मैं बच्चों को क्लास में लेकर उनको अप्रोच करता हूँ। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की मिली सर कि लास्ट ईयर तकरीबन 15 या 20 डेज पहले हमारे स्कूल के अंदर वी गार्ड फाउंडेशन की तरफ से मिनी साइंस सेंटर लैब एस्टेब्लिश की गई है सर। और मेरा ऐसा मानना है, अगर सर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी लैब ऑल ओवर राजस्थान में लगे। बहुत शानदार लैब है, और उस लैब के अंदर हमारे जो लेक्चरर हैं आर्ट्स के लेक्चर, वो भी मुझे कहते हैं, अप्रोच करते हैं कि लक्ष्मण हमें भी बताओ इसके बारे में। क्यों? क्योंकि जो साइंस के टॉपिक हैं, चाहे आप फोर्स की बात करें, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, तो उनको अच्छा लगता है, तो वो सारे उसको लैब को देखते हैं कि लक्ष्मण मुझे भी बताओ। और कम से कम उसमें सर 25 मॉडल ऐसे हैं, वर्किंग मॉडल, जिन मॉडल्स को अपन जो भी टॉपिक होता है सर उसको मैं वहाँ से मूवेबल है तो ले जाकर कोई भी टीचर उसको यूज कर सकता है। क्योंकि जब बच्चा विजुअलाइजेशन करता है सर तो उसको लाइफ लॉन्ग उसके ब्रेन में सेट हो जाता है वो चीज़, और उसको रटाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि लक्ष्मण सिंह जी ने जिस मिनी साइंस लैब की बात की है, क्योंकि मानसरोवर हम पास में ही है, मानसरोवर के दूर नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और हमारे ओएसडी साहब हैं वो ज़रूर इसको विजिट करें, मुझे रिपोर्ट दें, ताकि हम लोग पीएबी में जब इस साल जाएँ तो मैं चाहूँगा कि पीएबी में भी जो संबंधित अधिकारी हैं वो उस बात को देखें कि क्या हम इमीडिएटली 1000 से 2000 स्कूलों में इस मिनी साइंस लैब को ले सकते हैं। उसकी रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाए ताकि जनवरी में पीएबी के प्रस्ताव में इसको शामिल किया जा सके। और इसके अलावा हम सीएसआर में भी मांग कर सकते हैं यदि ये रिजनेबली प्राइस्ड है। तो बहुत अच्छी बात लक्ष्मण सिंह जी आपने बताई कि मिनी साइंस लैब 25 फंक्शनल मॉडल और मॉडल्स को अलग अलग जगह यूज किया जा सकता है। कुल मिला के राजस्थान में जरूरत है बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने की। बच्चों को साइंस एक हवा के रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है और बच्चे धीरे धीरे साइंस से कटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में लेबोरेटरीज की, लैब्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और केवल लैब लगाना काफी नहीं है, क्योंकि लैब तो हमारे बहुत सारे जयपुर के स्कूलों में भी है, लेकिन जयपुर के स्कूलों में लैब के जो हालात पिछले दिनों में रिपोर्टेड हुए हैं उनको सुन के बहुत दुख होता है कि जब जयपुर जैसे शहर में, जो कि राजधानी है, वहां पर इतनी इग्नोरेंस का हाल बनाया हुआ है कि लैब असिस्टेंट्स होने के बावजूद उनको सही से मेंटेन नहीं किया जाता है। ये बहुत चिंता की बात है, वो भी बिल्कुल शहर के प्राइम एरियाज के अंदर। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके ही जयपुर के अंदर जोटवाड़ा में और आपके मानसरोवर में एक बहुत दो अच्छी हमें चीज़ें पता चली हैं। और डेफिनेटली आप लोग जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पास हैं, जोटवाड़ा और मानसरोवर। तो मैं तो जयपुर सिटी के प्रिंसिपल से और उनके स्टाफ से ही कहूँगा कि कम से कम आप 100-200 जो स्कूल यहाँ चला रहे हैं, आप तो जाके देखिए इसको कम से कम, ताकि उन स्कूलों को हम ये कह सकें कि जयपुर सिटी के स्कूल्स की जो हमारी साइंस लैब्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके बाद मैं आपको जो तीसरे हमारे अतिथि हैं आज के, उनको हमने बहुत दूर से बुलाया है। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा से हमने उनको बुलाया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ओम जी बराला को। ये बायोलॉजी के लेक्चरर हैं और बायोलॉजी से संबंधित लैब को इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। और मुझे इनकी जो एक इनोवेशन बहुत अच्छी लगी है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट्स को अपनी बायोलॉजी लैब में जब लाते हैं तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया। सब जानते हैं कि देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, तो ये बताते हैं कि ये अपने बच्चों के ब्लड ग्रुप, बीपी और शुगर, इसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं और इनके पास वो रिकॉर्ड मेंटेन है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का बियॉन्ड लिमिट रहा होगा तो इन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया होगा ताकि उसका फर्दर इलाज भी हो जाए, क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर में रहा हूँ तो मेरे मुँह से ये एक्स्ट्रा बात निकल गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लेबोरेटरी का एक प्रैक्टिकल यूज़ है कि आपने बच्चों को बताया कि व्हाट इज़ शुगर का टेस्ट कैसे होता है, कि ब्लड से आपने कैसे शुगर ली, या आपने बीपी लेने के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना सिखा दिया। मैं समझता हूँ कि हर घर के अंदर बच्चों को बीपी और शुगर टेस्ट करना आना चाहिए, जिस तरह से ये बर्डन लगातार बढ़ रहा है। और यदि स्कूल की लेबोरेटरीज में इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो मैं तो इसको भी इनोवेटिव मानता हूँ। और ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब राजस्थान में समसा के तहत साइंस क्लब और साइंस सर्कल की गाइडलाइंस बने तो हम इस पर कितना फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में एक बीपी नापने की मशीन लाना या एक ब्लड शुगर नापने की मशीन लाना बहुत बड़ा बर्डन नहीं है।
और ये बेसिक नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारे यहाँ लोग समय रहते हुए अपने बीपी की रेंजेस चेक कर लें, ब्लड शुगर की रेंजेस को चेक कर लें, और फ्यूचर में जो इनके डायग्नोज नहीं होने से बड़ी बीमारियां होती है उनसे बचा जा सकता है। तो चूंकि मैं हेल्थ में रह के एजुकेशन में काम कर रहा हूँ तो मैंने थोड़ा ज़्यादा तो बोल दिया है, लेकिन मुझे इनका ये इनोवेशन वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो मैं मिस्टर बराला से पूछना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये सब प्लानिंग कैसे आई, आपने इसको कैसे मैनेज किया, और बच्चों को आप कैसे बायोलॉजी से जोड़ पाते हैं। नमस्कार, शिक्षा विभाग का बहुत बहुत आभार सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2019 के अंदर बालिका विद्यालय के अंदर ज्वाइन किया था सर। उसके बाद के अंदर मैंने देखा कि विद्यालय के अंदर जहाँ पर शिक्षण कक्ष हो रहा है उसी के अंदर विज्ञान की प्रयोगशाला, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला, अलमारियों के अंदर चंद सामान रखा हुआ था। वो सामान सर सही ढंग से मेंटेन नहीं था, तो मैंने मेरे लिए उसी कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करवाना और प्रायोगिक कार्य करवाना दोनों काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, परंतु मैंने इसे चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट किया सर। और मैंने सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के प्राध्यापक साथी को इस बारे में अवगत करवाया कि किस प्रकार से एक ही कक्ष के अंदर प्रायोगिक कार्य व शिक्षण कार्य किस प्रकार से मेंटेन करवाएं। तो हमने फिर हमारे प्रधानाचार्य महोदय को इस बार अवगत करवाया, क्योंकि हमारी प्रधानाचार्य महोदय साइंस बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने उस बात को आसानी से समझ गए, क्योंकि विद्यार्थी का मन कोरे कागज़ के समान होता है, उनको प्रायोगिक कार्य आसानी से समझ आ जाता है। अपने थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ प्रायोगिक कार्य उसके मन के अंदर गहरी छाप छोड़ देता है और बच्चा इस बारे के अंदर ज़्यादा जिज्ञासु होता है। तो हमने प्रधानाचार्य महोदय के सहयोग से शिक्षण पीलीबंगा के अंदर शिक्षण समिति है सर, उस शिक्षण समिति के निवेदन किया, इस बारे में बताया कि जो अलग रूम की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने इस बारे में हाँ भर दी। और रूम की रिपेयरिंग करवाने के लिए सर, चूँकि जो ग्राउंड फ्लोर था वो काफ़ी नीचे था, तो हमने उसकी लेवलिंग सही करवाने के लिए अलमारियाँ खिड़कियाँ ऊंची करवाने के लिए शिक्षण समिति से करीबन 1 लाख का सहयोग प्राप्त हुआ हमें। और मैंने खुद विद्यालय की छुट्टी होने के बाद में भी सर शाम को रुककर लैब के अंदर जो कार्य कर रहे थे उनका निरीक्षण करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए, कहाँ खिड़कियों की ऊंचाई कितनी करनी चाहिए, स्लैब की ऊंचाई कितनी करनी चाहिए, इस बारे के अंदर सर सारा मेंटेन किया। फिर मैंने ये देखा कि लैब के अंदर सर नीचे दीवारों के ऊपर सीलन आती थी, उस सीलन से निजात पाने के लिए हमने पूरी दीवार को फ्लेक्स के रूप में कवर किया, जिस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के चित्र थे और प्रायोगिक कार्य करवाते हुए बच्चों के फोटोज थे, ताकि बच्चों को मोटिवेट मिले कि हम प्रैक्टिकल कार्य इस प्रकार से करवाते हैं। पूरी सुसज्जित की। इसके अलावा सर हमें समसा की तरफ से करीबन 1 लाख रुपए की ग्रांट अनुदान प्राप्त हुआ, बजट प्राप्त हुआ। उस बजट से हमने जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला तीनों के लिए सर उपकरण क्रय किए। उन उपकरणों से सुसज्जित आज प्रयोगशालाएँ है हमारी सर। और मैं बताना चाहूँगा सर कि प्रायोगिक कार्य के पीरियड के अंदर मैं प्रायोगिक कार्य करवाता हूँ और थ्योरेटिकल पीरियड के अंदर थ्योरी से संबंधित कार्य करवाता हूँ। प्रायोगिक कार्य के अंदर सर विद्यार्थियों का ग्रुप के अनुसार अलग अलग ग्रुप बना रखा है, उनके अनुसार 5-5 विद्यार्थियों के ग्रुप है, उनमें सारे बच्चों को किस प्रकार से सिखाते हैं उन पर पूरा हमारी फोकसिंग रहती है सर। विद्यालय के अंदर सारे आज सुसज्जित उपकरणों से युक्त हमारी लैब है सर। उसके अंदर कई सारे जैसे नवाचार करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सर पहले जो होते थे कॉकरोच केंचुआ की डिसेक्शन करवाने की, उसके अंदर बच्चों की काफ़ी रुचि होती थी, वो विज्ञान वर्ग इसीलिए लेते थे कि अपने डिसेक्शन करें। तो सर मैंने कॉकरोच और केंचुए स्पेशल मंगा रखे हैं बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और उनकी डिसेक्शन करवाता हूँ सर। साथ के अंदर जैसा आपने बताया शुगर, ब्लड, बीपी नापने के लिए, इसके अलावा सर जो अपने ब्लड टेस्ट करने के लिए जो एंटी किट है वो सर साथ के अंदर बच्चों का वेट नापने के लिए। और सर इस बार जो अभी यूडाइस के फार्म भरे जा रहे हैं उसके अंदर सर जो ब्लड टेस्ट का सैंपल उसके अंदर किया है कि ग्रुप क्या है बच्चे का। तो मैंने विद्यार्थी सारे सर टेस्ट करना जानते हैं, विद्यार्थियों की सहायता से पूरे विद्यालय की मैंने जो ब्लड ग्रुप है वो विद्यार्थियों द्वारा चेक करवाया सर सारा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है किस प्रकार से
बच्चों को स्लाइड किस प्रकार से दिखाते हैं हम ट्राइजोक्सन माइक्रोस्कोप के अंदर सर। और जो सर मैंने जो पुराने जो जार थे जिनके अंदर स्पॉट्स थे, अपने स्पेसिमेन थे, बच्चों को दिखाते हैं अपने मछलियों के या कॉकरोच के, झींगा मछलियों के, इनके सारे सर जो पुराने जार थे उन जार में से जो पुराना मटेरियल हो गया था उन मटेरियल को सर निकाल करके और कांच के प्लास्टिक के नए जार्स के अंदर बच्चों से सारे जो जार्स तैयार करवाए। और पुराने जार्स का सर मैंने चूंकि हमारी विद्यालय छात्राओं का है, लड़कियों का है, तो लड़कियों ने उसके पुराने जार्स को कांच के को सुसज्जित करके लैब के अंदर 4 चांद लगा दिए सर। बहुत ज़्यादा सुंदरता बन रही है इससे। और सर लैब की पियोन द्वारा लगातार समय समय पर रोज़ाना सफाई हो रही है और बच्चों को लगातार मैं प्रायोगिक कार्य कर रहा हूँ। और सर मैं मेरी थ्योरी के अंदर मैं बता रहा हूँ कि पिछले 7 वर्षों से सर मेरा लगभग 100% रिजल्ट रहा है। और इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ सर कि पिछले 2022-23 के अंदर सर मेरे सभी विद्यार्थियों के डी लगी थी जीव विज्ञान विषय के अंदर। और लास्ट ईयर हमारा पहला बेंच था सर एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर सारे विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट रहा था। और 100% में से सर एक लड़की के 99% नंबर थे कृषि जीव विज्ञान के अंदर। तो सर सारे बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए कार्य से संतुष्ट है सर। और मैं आशा करता हूं कि शिक्षा विभाग के अंदर जो शासन सचिव महोदय द्वारा जो ये नवाचार करवाए जा रहे हैं लैब की दिशा सुधारने के लिए, वो बहुत नवाचार साबित हो रहे सर। और ये लगातार कार्य अपने ऐसे करेंगे तो राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 1 नंबर पर आ जाएगा। धन्यवाद सर। अभी पीलीबंगा के बारे में आपने सुना, तो वीडियो में भी आपने देखा होगा कि पीलीबंगा, और नहीं देखा है तो थोड़ा रिवाइंड करके आप पीछे जाइएगा, देखिएगा कि पीलीबंगा की जो लैब के बारे में ये बता रहे थे कि कैसे इन्होंने इंटरेस्ट लेके पुराने मटेरियल को नए जार्स में शिफ्ट किया और पुराने जार्स को भी डेकोरेट किया। हम में से हर आदमी ये सोच सकता था, हम में से हर आदमी ये काम कर सकता था, लेकिन कुछ लोग केवल कहते नहीं हैं, केवल सोचते नहीं हैं, वो हाथ से उस काम को करते हैं। मैंने आपको 7 ऐसे लोगों से मिलवाया, 4 लाइब्रेरी के लोगों को मैंने आपको कल वाले एपिसोड में पार्ट 1 में मिलवाया और 3 लोगों को मैंने आज मिलवाया जिन्होंने लैब्स के संबंध में अच्छा काम किया है। उसमें से एक जोटवाड़ा के हमारे स्कूल थे, एक हमारे मानसरोवर के स्कूल थे और एक स्कूल हनुमानगढ़ पीलीबंगा का। समय कम होने की वजह से हम ज़्यादातर लोगों को बुला नहीं पाए, अदरवाइज हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि सर हमारी केमिस्ट्री की लैब बहुत अच्छी है, सर हमारी जियोग्राफी की लैब बहुत अच्छी है, और अगर हमें समय मिलेगा तो हम बात आपकी हमारी के एपिसोड 8 का एक भाग 3 भी करने की कोशिश करेंगे अगर हमें समय मिला, जिसमें मैं फोकस करूंगा एग्रीकल्चर लैब पे और जियोग्राफी लैब पे, और कोशिश करूंगा कि जो लैब यहाँ कवर नहीं हो पाई है उसके बारे में भी बात करूं। और मैं साथ में ये एक नई क्रांति जो लैब्स में आने वाली है, जो आपको सूचित रहे कि भारत सरकार की CDAC ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड यांत्रिकी यानी कि MIT के अंडर जो काम करती है MEITY, उसने CDAC ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला है O लैब्स का। यानी कि अब आपको रूबरू मटेरियल बर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इवन लैंग्वेज के भी अगर कोई लैब टेस्ट करना चाहते हैं तो दे आर डेवलपिंग इट इन इंग्लिश में। बहुत सारी उनकी डेवलप हो गई हैं। मैं रिसेंटली उनकी प्रेजेंटेशन ले रहा था। 212 इंग्लिश लैंग्वेज में उनके एक्सपेरिमेंट्स तैयार हैं और 173 के आसपास हिंदी लैंग्वेज के तैयार हैं, और लगातार वो हर रोज़ कुछ तैयार कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि यदि कोई लैब असिस्टेंट या कोई लेक्चरर या कोई टीचर अपने यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है, तो मैं आपको बता दूं उनका तरीका बहुत अच्छा है। पहले पूरी थ्योरी है, उसके बाद एक एनिमेशन है, उसके बाद सिमुलेशन मॉडल है, यानी कि आप उसको करके देख सकते हैं, तार से तार जोड़ के देख सकते हैं गेमिंग मॉडल पे, और उसके बाद उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई सोच सकता है, और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां पर +1 +2 में साइंस लैब है, वहां पर O लैब्स हम लोड करवाते हैं। हमारा पहला प्रयास होगा 11th 12th साइंस वाले स्कूल्स में, और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि सारे जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पर हम इस काम को कर सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम हमारा जरूर सार्थक होगा। और इस एपिसोड को पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि हम ये ना देख लें कि एक आइडियल लैब होनी कैसी चाहिए। तो मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा वीडियो है ये बताता है कि हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, कि क्या आप इस लैब की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं, और उसकी शुरुआत आपको ही करनी है।
पहले तो अवेलेबल रिसोर्सेज को ही ठीक से जमा लीजिए। ये काम तो 9 दिसंबर तक हमें करके लैब को रिजनेबली गुड तो कर ही लेना है, और फिर हम जाएंगे परफेक्शन की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो देखते हैं एक आइडियल लैब कैसी होनी चाहिए। लैब स्कूल का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विद्यार्थियों को प्रयोग, अध्ययन और समझ में सहायता प्रदान कर वैज्ञानिक शिक्षा और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। लैब में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समझ, समाधान और नवाचार की प्रेरणा मिलती है। स्कूली शिक्षा में इनका अत्यंत महत्व होता है, इसलिए इनका सुव्यवस्थित संचालन अति आवश्यक है। लैब के कुशल मैनेजमेंट के लिए कुछ नियमों की पालना करना अति आवश्यक है, जो न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए जरूरी है बल्कि लैब संचालक के लिए भी उतनी ही जरूरी है। लैब की सुरक्षा प्राथमिक होनी चाहिए। लैब के उपकरणों, रसायनों या अन्य संसाधनों का सुरक्षित रखरखाव और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। लैब में व्यवस्था होना चाहिए जिसमें साफ सफाई, उपकरणों की सही स्थान पर रखना और आवश्यक सामग्री की सुविधाजनक उपलब्धता शामिल होती है। लैब डेटा को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उसे संरचित तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि वह आसानी से उपलब्ध हो सके। लैब के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की उपस्थिति या अनुमति के अलावा भी सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियाएं सही तरीके से हो रही हैं या नहीं। काम की सही व्यवस्था रखी जानी चाहिए जिसमें कार्यकर्ता की भागीदारी, काम का समय सारणी और प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। उपकरणों, सामग्रियों और अन्य संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अनुकूल हो सके। यदि लैब में कर्मचारी हैं, तो उनका प्रबंधन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लैब में कार्य करते समय छात्रों को धैर्य, निष्ठा और समर्पण जैसी नैतिकता सिखाई जानी चाहिए ताकि वे प्रयोगों को सही तरीके से करने की क्षमता विकसित करते हैं। लैब में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन महत्वपूर्ण बातों की पालना कर हम सभी प्रदेश के स्कूलों में लैब की सुव्यवस्था एवं उनके कुशल संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये लैब आपने देखी है और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि काश दूसरे सब्जेक्ट्स की या दूसरी स्ट्रीम्स की लैब भी देखने को मिल जाती। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पार्ट 3 में कोशिश करेंगे। अगर पार्ट 3 हम लोग शूट कर पाए तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक आइडियल एग्रीकल्चरल लैब या जियोग्राफिकल लैब के भी दर्शन करवाया जाए। मेरी टीम मेरी बात सुन रही है और आई थिंक वो इस पर तैयारी भी शुरू करेंगे। अभी मैं इस एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ हमारी डिप्टी डायरेक्टर समसा उर्मिला जी से, जो आपको बताएंगी कि जब इन्होंने फील्ड में काफ़ी लोगों से बातचीत की, कुछ स्कूलों में इन्होंने लैब्स को चेक करवाया, तो किस प्रकार के गैप्स सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे आज के एपिसोड का ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्राय इस प्रकार के गैप्स और इस प्रकार की कमियां ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। तो आपको अगले कुछ दिन के लिए इन पे फोकस करके इनको रिमूव करना होगा ताकि हम एक आइडियल सिचुएशन तक पहुंच सके। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर आपका आभार कि आपने जो लैब जिसको हम साइंस स्ट्रीम के लिए बैकबोन मानते हैं और जो इस नाम से दूर हो गई थी कि हम इसको बैकबोन मानना बंद कर चुके थे, स्कूल्स ने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया था, प्रिंसिपल्स ने कहे या मेरे जो साथी लेक्चरर्स हैं, जो साइंस फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने भी इस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने उन सोते हुए लोगों को एक बार फिर से जगाने की जो मुहिम छेड़ी है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस मुहिम को हम यहीं ख़त्म नहीं होने देंगे और पूरा शिक्षा विभाग इसमें आपके साथ रहेगा। तो मैं पिछले 15 दिनों में जो हमने कुछ लैब्स की विजिट करी, जयपुर के अंदर ही हमने विजिट्स करी, उनमें जो मुख्य कमियां हमारे सामने आई, थोड़ा सा मैं आप सबका ध्यान उनके ऊपर फोकस कराना चाहूँगी ताकि आने वाले 9 दिसंबर को वो कमियां हमें फील्ड में जब विजिट पे जिलों से टीमें जाएँ या परिषद से टीमें जाएँ, स्टेट लेवल से टीम्स जब विजिट पे जाएँ या आप खुद अपनी स्कूल की लैब को जब देखें तो वो कमियाँ वहाँ पर ना मिलें। सबसे पहली और मुख्य कमी जो मुझे नजर आई कि विद्यालय में साइंस लैब है, लेकिन साइंस लैब होने के बावजूद वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये भौतिक विज्ञान की लैब है,
ये रसायन विज्ञान की लैब है या ये जीव विज्ञान की लैब है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये कार्य हमें प्राइमरी लेवल पर करना है कि जो लैब हमारी है उसके ऊपर बिल्कुल ये इंडिकेट होना चाहिए कि ये हमारी बायो लैब है, ये फिजिक्स लैब है, ये केमिस्ट्री लैब है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि लैब के बाहर हमें छोटा सा एक परिचय देना है कि इस लैब के प्रभारी व्याख्याता कौन है, इस लैब में लैब असिस्टेंट कौन काम कर रहा है। ये परिचय बच्चों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनको आपका संस्थापन टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जैसे बाहर से आने वाले लोगों को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आपके यहाँ केमिस्ट्री के लेक्चरर कौन है, आपके यहाँ लैब असिस्टेंट कौन है, लैब असिस्टेंट वर्किंग भी है या नहीं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा काम है और ये हम बेसिक लेवल पर सब कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट समझ में आया इन विजिट्स के दौरान हमें जो देखने को मिला वो ये कि कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ पर लैब है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी बनी हुई लैब है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो देखभाल के अभाव में, क्योंकि उसकी देखरेख प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसकी साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या मुझे ये कहते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि इस सेशन में जुलाई से लेकर के टिल नवंबर अब तक उस लैब का शायद कभी ताला भी ना खोला गया हो, उसकी धूल भी कभी ना झाड़ी गई हो। तो इस स्थिति में जब हमें लैब मिली और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड से होने के कारण, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि खुद साइंस स्ट्रीम से रही हूँ और मैं साइंस में सीनियर टीचर भी रही हूँ 7 साल तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साइंस फैकल्टी के लिए जो उसकी जो लैब होती है वो उसका एक किंगडम होता है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो साइंस फैकल्टीज है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो आपका साम्राज्य है, आपका पूरा हक है उसको मेंटेन करने का। अगर आपको उस चीज़ में कोई बाधा आ रही है, कोई इंटरफेरेंस आ रहा है, तो आप उसको हक से मांगे कि मेरा लैब असिस्टेंट है, इसका जो बेसिक जॉब है, इसका जो बेसिक जॉब चार्ट है वो उस लैब को पहले मेंटेन करना है। क्योंकि कई जगह पे मैंने इस दिक्कत को भी देखा कि जो हमारे फैकल्टीज थे उनकी कंप्लेंट थी कि 2-2, 3-3 लैब असिस्टेंट होने के बावजूद भी वो लैब के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको अन्य कार्यों में लगा के रखा जाता है। तो मेरी सभी प्रिंसिपल साहिबान से ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप बिल्कुल अन्य कार्य उनसे करवाएं अगर वो उस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो वो कर सकते हैं, तो वो उनसे करवाएं। लेकिन उनका जो बेसिक जॉब चार्ट है, उनका जो बेसिक काम है, वो उनकी लैबोरेटरी को मेंटेन करना है। प्लीज़ आप उनको उनके बेसिक काम से बिल्कुल भी दूर ना करें, क्योंकि एक साइंस जब एक बच्चा ले रहा है 11th क्लास में, तो वो हर बच्चा ये सोच करके ले रहा है कि कहीं ना कहीं वो साइंस में अपना फ्यूचर बनाएगा, भले वो डॉक्टर बन रहा है, भले वो इंजीनियर बन रहा है, या हो सकता है कल को वो बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाए, एपीजे सर की तरह उसका नाम अमर हो जाए, हो सकता है इन्हीं में से कोई ना नया एपीजे अब्दुल कलाम निकल जाए। तो वो तब निकलेगा जब हम उसको मौका देंगे, उस लैब से उसको परिचय करवाएंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि 9 दिसंबर तक सारी जितनी भी लैब्स है हमारे स्टेट की वो सारी वेल मेंटेन पोजीशन में आ जाएंगी, लेकिन जैसा कि सर ने कहा, अभी आज की डेट में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छी हालत में कैसे ला सकते हैं। कई विद्यालयों में ये भी समस्या थी कि तीनों लैब एक ही रूम के अंदर चल रही है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर एक बड़ा हॉल आपके पास अवेलेबल है, जैसा 2 स्कूल्स में मुझे मिला, उसको पार्टीशन करके आप आराम से, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स हैं, वह आप आराम से उन लैब को 3 हिस्सों में बांट करके, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स पर्सनली करने पड़ेंगे, थोड़े से प्रिंसिपल्स को करने पड़ेंगे, और थोड़े से मैं कहूँगी कि थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हमारे जो साइंस फैकल्टीज़ हैं उनको करने पड़ेंगे। एक जो कमी हमें नज़र आई कि छोटी छोटी सी जो मेंटेनेंस की ज़रूरत है लैब्स के अंदर, कहीं पर थोड़ी बहुत कहीं टूट फूट है, फ्लोरिंग में टूट फूट है, या सिंक कहीं टूटे हुए हैं, बहुत माइनर रिपेयरिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कहीं बजटिंग की शायद ज़रूरत नहीं होती है, हम विद्यालय लेवल पर ही उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सब लोग उसको स्कूल लेवल पर ही ठीक करवाने की कोशिश करें। बायो लैब की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी बराला जी ने बताया कि बायो में बहुत सारा सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, और बहुत सारे हमारे स्पेसिमेन ऐसे हैं जो अब हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। जैसे एक स्कूल में मैंने देखा कि 100-150 स्पेसिमेन बॉटनी और जूलॉजी के उन्होंने ऐसे कचरे में डाल रखे थे। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो स्पेसिमेन भले ही 11th 12th के लिए अब यूजलेस हो गए हैं, उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप 6 से 10 के बच्चों के लिए उनको प्रयोग में करके देखें, कहीं ना कहीं उनका जो बायो का सेक्शन है वो जीवंत हो उठेंगे। वो आपके स्पेसिमेन जब उन बच्चों के बीच में आप उनको लेकर के जाएंगे, वो बच्चे बहुत खुश होंगे उनको देखकर। आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं स्टारफिश का। स्टारफिश शायद अब हमारे सिलेबस में नहीं है 11th 12th में, लेकिन वो 6 से 10 के बच्चों के लिए बहुत रोमांचक हो सकती है। आप उसको एक स्टारफिश सामने ले जाकर के दिखा रहे हैं कि स्टारफिश ऐसी होती है जो उसने पिक्चर में देखी। तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है, ऐसी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं।
ये लैब्स में मतलब आपको खुद को पहले एक्टिव होना पड़ेगा। जो भी हमारे लेक्चरर्स हैं, जो भी हमारे लैब असिस्टेंट्स हैं, बच्चे जो है लैब में जाके लर्निंग बाय डूइंग। मैंने जितना साइंस में पढ़ा है आज तक, मैंने ये देखा है कि जितने ज़्यादा हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जितने हमारी इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी किसी भी एक्टिविटी में, वो ज्ञान हमारा उतना ही स्थायी होगा। तो जब बच्चा लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो अपने हाथ से उस चीज़ को कर रहा है, अपनी आंखों से उस चीज़ को प्रत्यक्ष होते हुए देख रहा है, तो वो चीज़ जो है वो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो गई। भले वो 10 साल बाद उस एक्सपेरिमेंट को भूल जाए, लेकिन दोबारा से जब वो कोशिश करेगा, उस चीज़ के कभी टच में जाएगा, तो अनकॉन्शियस मेमोरी से वो चीज़ उसको जरूर रिमाइंड होगी। ऐसा मेरा खुद का भी प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि साइंस में जो बच्चे लैब में जो प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, वो कभी हम भूलते नहीं है। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें थी जो निरीक्षण के दौरान हमें मोटी मोटी जो कमियां मिली। मेरी आप सबसे एक ही अपील है, रिक्वेस्ट भी करूंगी और अपील भी करूंगी आप सबसे कि हमारे शासन सचिव महोदय ने जो सपना देख करके ये 9 दिसंबर का दिन लैब डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ी एक मुहिम है और हम सब शुक्रगुजार हैं इनके कि उन्होंने इन लैब्स को संभाला। तो हमें इस दिन का पूरा यूज करना है और इस दिन पे इसको छोड़ना नहीं है। इस दिन के लिए हमें पूरी तैयारी करनी है, लेकिन इस दिन पर इसको छोड़ना नहीं है। एक पॉइंट जो मेरा स्किप हो गया था, मैं फिर से उस पर लाना चाहूंगी आप सबको कि हम जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल जो हम बना रहे हैं संस्था प्रधान, उसके अंदर हम प्रैक्टिकल का पीरियड तो हम लगा देते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिकल में एक्चुअल में बच्चे हमारी लैब में नहीं जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा हमको नहीं करना। हर सब्जेक्ट का जो 1-1.5 पीरियड हम वीक में या 3 पीरियड हम वीक में जो दे रहे हैं थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल का, प्लीज उन बच्चों को प्रैक्टिकल लैब से रूबरू करवाएं। आप एक दिन में चमत्कार होते हुए नहीं देख सकते, ना हम कर सकते हैं ना, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो ये चमत्कार बिल्कुल संभव होगा कि हमारे बच्चे भी बहुत ही दक्षता के साथ प्रैक्टिकल कर सकें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम को छेड़ने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात उर्मिला जी ने आप लोगों को समझाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लेक्चरर्स हैं साइंस के, वो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे लेक्चरर अपने काम को ठीक से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप जिस फैकल्टी से खुद पढ़े हैं, आप जिस स्ट्रीम की वजह से आज वो जीवन बिता रहे हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आपकी फैमिली के लिए कंफर्टेबल है, और आप उस स्ट्रीम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप उस स्ट्रीम को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है। मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ और मैं हर आदमी को बड़े गर्व से बताता हूँ कि मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, और मुझे बड़ा सुख मिलता है जब मैं कॉमर्स वाले लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मैं जब उनको ये कहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी में भी मुझे कॉमर्स मैनेजमेंट का फायदा होता है, मुझे ये कहते हुए मेरे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी मैं फील करता हूँ। तो ये जिस स्ट्रीम ने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, आप उसको इस तरह से इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं? आप बताइए कि अगर मान लीजिए जुलाई से लेके नवंबर के 6 महीने के दरमियान, अब आप ही देखिए कि जुलाई से नवंबर के 6 महीने के बीच में यदि आप अपने बच्चों को लैब में ले जाने में असफल रहे हैं, तो आप इसे अगर ये मानते हैं कि आप एक सफल इंसान हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसे दिमाग में से निकाल दीजिए। आप असफल हैं। अगर आप अपनी असफलता और सफलता को नापना चाहते हैं तो इससे नापिए कि जो चीज़ की वजह से आप इतने इस मुकाम पर हैं कि आप एक स्कूल में लेक्चरर के पद पर या एक सीनियर टीचर के रूप में कार्यरत हैं, और आप आज उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और बच्चों को भी वही बनने का अधिकार है जो आप बने हैं, और ये आपका अधिकार नहीं, आपका उन बच्चों का अधिकार है और आपका कर्तव्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमारे साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि अगर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लैब की स्थिति बिगड़ी है, तो इसमें वो बराबर के पार्टिसिपेंट रहे हैं, वो भागीदार रहे हैं, और अब उनको अब एक नई साझेदारी करनी है अपनी टीम के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने लैब असिस्टेंट के साथ, बच्चों के साथ, और लैब्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से राजस्थान में डेवलप करना है। और यदि आप ये कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में बहुत नई नई चीज़ें जुड़ेंगी, और हम राजस्थान के लोग भारत सरकार को ये कहने में सक्षम हो पाएंगे कि राजस्थान की लाइब्रेरी, राजस्थान की लैब केवल नाम की नहीं है, यहाँ पर वाकई में पढ़ाई होती है, यहाँ वाकई में बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है, और हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के हब के रूप में जाने जाएंगे। तो इस बात के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा, हमारे पूरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोग अपने इस अच्छे काम को जारी रखें। और बात आपकी हमारी में भाग लेने के लिए मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ट्रैवल भी किया, कुछ लोगों ने इतनी दूर, और ये किया। लेकिन ये सब चीज़ें हमने केवल इसीलिए की हैं कि राजस्थान के हज़ारों स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को
लेबोरेटरीज और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।